नमस्कार मित्रों, कथा कथन में आप सुनते हैं हिंदी साहित्य की कहानियाँ। आज की कहानी लिखी है सुविख्यात लेखिका सुधा जुगरान जी ने, जिनकी संवेदनशील और सशक्त लेखनी मानवीय रिश्तों और जीवन के यथार्थ को बेहद मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। आइए सुनते हैं उनकी एक बेबाक कहानी जिसका नाम है तार तार रिश्ते। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। सोनू मामा यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, याहू कहकर 7 वर्षीय बंटी ने बेड से शम्मी कपूर स्टाइल में कूद मार दी। अरे रे, ये क्या कर रहा है? अभी चोट लग जाती तो? 13 वर्षीय संधू उसे उठाते हुए बोली। पर दीदी, कल जब टीवी पर पुरानी पिक्चर देख रहे थे तो हीरो ऐसे ही कूद मार रहा था, उसे तो चोट नहीं लग रही थी। बंटी आंखें मटकाते हुए बोला। तुझे तो बस वो सब कुछ बनना है जो तेरी हाल ही में देखी पिक्चर का हीरो होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, पायलट हो, आर्मी ऑफिसर हो या फिर कोई चोर उचक्का। संधू हंसने लगी। और एक दिन तो जासूस बनने भी चला था मेरा लड्डू। मम्मी स्नेहा हंसकर बंटी को प्यार करती हुई बोली। 2 दिन तक राम प्यारी की जासूसी करता फिरा था अपनी टॉय गन लेकर। लेकिन मम्मी, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि सोनू मामा हमारे साथ 3 साल रहने वाले हैं। मुझे तो पढ़ाई में भी मदद मिल जाएगी उनसे, संधू बोली। घर में तो तभी तक रहेगा जब तक उसके रहने का इंतज़ाम कहीं बाहर नहीं हो जाता, लेकिन हाँ, आता जाता रहेगा। छुट्टी शनिवार रविवार तो यहीं रहा करेगा। दरअसल स्नेहा की 2 बहनों व एक भाई में सोनू सबसे छोटा था। एक बहन स्नेहा से बड़ी थी। स्नेहा के बाद सोनू का जन्म काफ़ी समय बाद हुआ था। उसमें व स्नेहा में लगभग 14 साल का फ़र्क था। उसने इसी साल 12वीं पास की थी और उसको चंडीगढ़ के कॉलेज में प्रवेश मिल गया था। इसलिए ग्रेजुएशन करने व दीदी जीजाजी की निगरानी में स्नेहा के बाबूजी उसे चंडीगढ़ भेज रहे थे। छोटा व कुछ हम उम्र होने के कारण वो दोनों बच्चों का प्रिय मामा था। वर्षों से ननिहाल में उनकी छुट्टियां सोनू मामा के साथ ही व्यतीत होती रही थीं। लेकिन संधू के बड़ी क्लास में आ जाने के कारण पिछले 1-2 सालों से स्नेहा मायके कम दिन के लिए ही जा पाती थी। संधू इस साल 9वीं में आ गई थी। घर में 2 ही बेडरूम थे। कुछ समय तक तो सोनू घर में ही रहने वाला था, इसीलिए बच्चों के बेडरूम में एक फोल्डिंग पलंग साइड में सोनू के लिए भी डाल दिया गया। नियत दिन सोनू अपनी अटैची व बैग के साथ पहुंच गया। उसके आने से घर में रौनक आ गई। इकलौते भाई के आने से स्नेहा को भी लगा जैसे पूरा मायका ही उससे लिपट कर घर आ गया। बच्चे भी उसके आगे पीछे घूम रहे थे। बंटी तो उसके कंधे पर भी सवार होने से नहीं चूक रहा था। कल तक छोटा लगने वाला सोनू भी अब युवा हो गया था। 20 वर्षीय सोनू में उम्र का परिवर्तन साफ नजर आ रहा था। प्रिय मामा होने के बावजूद संधू अब एकाएक उससे पहले की तरह धींगा मस्ती नहीं कर रही थी। सोनू घर में रहने लगा। हॉस्टल में काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी उसे जगह नहीं मिल पाई। उसको प्रवेश क्योंकि दूसरी मेरिट लिस्ट में मिला था। जब तक हॉस्टल की तस्वीर साफ हुई तब तक कॉलेज के आसपास के सभी पीजी व किराए के कमरे वगैरह भी भर गए। धीरे धीरे आजकल करते करते उस साल सोनू घर पर ही रह गया। वैसे भी स्नेहा के बाबूजी रिटायर हो गए थे। सोनू के बाहर रहने का खर्चा उठाना उन्हें बहुत भारी पड़ रहा था। उन्हें मिलने वाली पेंशन में उन्हें काफ़ी दिक्कत थी, इसलिए उन्हें भी अच्छा लगा कि सोनू घर से ही कॉलेज चला जाए। वे थोड़ा बहुत सोनू के खाने पीने का खर्चा बेटी को बहाने से किसी न किसी रूप में देते रहते। सोनू के रहने से स्नेहा व जतिन को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। उनके लिए तो सोनू एक तरह का सहारा ही था और स्नेहा तो खुश थी। इस तरह से उसे अपने इकलौते भाई के करीब रहने का मौका मिल रहा था। बच्चों को कभी रात बेरात घर पर अकेले छोड़ना पड़ जाता या कहीं लाना ले जाना होता तो सोनू का बहुत सहारा मिल जाता। संधू भी बड़ी हो रही थी। मन के साथ साथ तन में आने वाले मासूम मनोहारी परिवर्तन अब संधू को ही नहीं, देखने वालों की निगाहों में भी अचरज भर रहे थे। स्त्री के जीवन के वे सबसे महत्वपूर्ण 5 दिन भी उसके जीवन में प्रवेश पा चुके थे। बचपन व जवानी की वह संधि पर खड़ी संधू कुछ अजीब से खूबसूरत कशमकश के दौर से गुजर रही थी। बचपन दोनों बाहों से जकड़कर पीछे खींचने की जोर लगाता तो जवानी कोमलता से बाहों पकड़कर रूमानियत भरी रुपहली राहों पर चलने के लिए मजबूर करती। संधू की आंखों की चमक बढ़ गई थी। खिलखिलाहट आकर्षक हो गई थी। स्कूल में मजबूरी में 2 कसी चुटिया कर लेती, पर घर आकर केशों को बिखेरने का लोभ संवरण न कर पाती। कभी चंचल हिरनी बन जाती तो कभी विरह की नायिका।
ये सब परिवर्तन दुनिया वालों को दृष्टिगोचर हो रहे थे, यहाँ तक कि घर में रहने वाले 20-21 वर्षीय सोनू को भी। बस अनजान थे तो संधू के माता पिता, जिनके लिए संधू अभी उनकी नन्ही सी गुड़िया थी, जो गले में बाहें डालकर झूलती हुई अभी भी अपनी कोई जिद पूरी करा लेगी। उनकी नन्ही गली अब अपनी पंखुड़ियाँ चटकाकर हौले से बाहर निकलकर इस विचित्र संसार को कुछ नई कौतुक भरी नज़रों से देखने लगी है। वे इस बात से अनभिज्ञ थे, पर संधू तो अपनी इस नई खूबसूरत परिवर्तनशील दुनिया में खोई थी, इस बात से अनजान कि विधि की इस खूबसूरत रचना के इस खूबसूरत पहलू पर किसी अपने की भी नज़र कुत्सित हो फिसल सकती है। स्कर्ट व शॉर्ट पहने संधू बेखबर रहती इस बात से कि सोनू मामा की नज़रें कुछ नए अंदाज में उसे निहारने लगी हैं। स्त्री पुरुषों के साथ कई रिश्तों को जीती है, लेकिन पुरुष के लिए स्त्री का स्त्री होना ही शायद पहला रिश्ता है, कम से कम अधिकांश पुरुषों के लिए। किसी भी रिश्ते में अमर्यादित होने में उन्हें अधिक वक्त नहीं लगता। यही सोनू के साथ भी हो रहा था। नई नई बहारों से सुवासित पल्लवित संधू उसे आकर्षित कर मामा भांजी के रिश्ते की गरिमा की धज्जियाँ उड़ा अमर्यादित होने के लिए मजबूर कर रही थी। संधू इस बात से अनजान थी। वह पहले की तरह हाथापाई तो नहीं करती, पर बाल सुलभ नोकझोंक उसकी मामा के साथ दिन भर चलती रहती। वो सोनू के अपने से सटकर बैठने व बाहाँ कंधे से लिपटा लेने के फ़र्क को नहीं समझ पा रही थी। भोली संधू मामा के प्यार व पुरुष के कुत्सित मानसिक भाव का फ़र्क महसूस करने में असमर्थ थी। फिर भी कुछ तो था जो उसे कभी कभी हतप्रभ कर देता। दिल में कचोट सी लग जाती, लेकिन फिर भी इतना बुरा सोच नहीं पाती। एक दिन सुबह सोकर उठी तो कुछ उलझन सी लगी उसे, कुछ दुविधा सी हो रही थी। हल्का सा याद आ रहा था कि कोई नींद में उसके कोमल अंगों को सहला रहा था, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा था ये सब सच था या उसका भ्रम, या फिर ऐसा कोई सपना आया था उसे। कुछ दिन तक उसे फिर ऐसा एहसास नहीं हुआ, शायद वो उसका भ्रम ही रहा होगा या फिर कोई सपना। लेकिन एक दिन उसे फिर लगा कि कोई उसके शरीर पर हाथ तो जरूर फेर रहा था नींद में। ऐसा जब 3-4 बार हो गया तो सोचने के लिए मजबूर हो गई संधू, बार बार तो भ्रम नहीं हो सकता और ना ही कोई सपना। 13 साल की बच्ची रात में निश्चिंत हो गहरी नींद में सो जाती बिना कुछ भी इधर उधर ध्यान दिए, लेकिन अब वो रातों को करवट बदलने के लिए मजबूर हो रही थी। एक दिन हल्की नींद में ऐसा एहसास होने पर वो तुरंत पलट गई। तभी हाथ एकदम से हट गया। जब तक उसने उठकर लाइट जलाई तब तक कमरे में सब कुछ यथावत था। नन्हा बंटी बेखबर सो रहा था। उसने उसे लिहाफ ठीक से उठाया। सोनू मामा पीठ पलट कर लेटा हुआ था। सोया था या नहीं वो समझ नहीं पाई। क्या सोनू मामा? एकाएक उसके दिमाग में जैसे बिजली सी कौंधी। क्या ऐसा हो सकता है? वो उठकर बाथरूम गई, फिर लाइट बंद करके लेट गई, लेकिन फिर सो नहीं पाई। वो विचित्र कश्मकश से घिर गई थी। कुछ समझने लगी थी सोनू मामा के प्यार करने के भाव को। नन्ही संधू के सामने नैतिक मूल्यों को छलनी करते अपने सगे रिश्तों का तार तार होता एक नग्न संसार खुल रहा था। घबराहट के मारे वो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाती। मम्मी से कैसे कहे ये सब? क्या सोचेंगी मम्मी? कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है मामा पर। घर में सब उसे ही दोष देंगे, उसकी गंदी सोच व गंदी मानसिकता को कोसेंगे। हो सकता है पापा तो कह ही दें। कौन सी सहेलियां बना रखी हैं इसने आजकल, जिनसे ऐसी उल जलूल गंदी बातें सीख रही है। हल्ला मच जाएगा, ये बात नाना जी तक भी जाएगी। नहीं नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगी। कोई उसकी बात नहीं समझ पाएगा। यही कहेगा कि उसे या तो कोई भ्रम हुआ है या फिर कोई सपना। मामा पर इल्ज़ाम लगाना भी पाप है। संधू के हाव भाव व क्रियाकलापों से सोनू को कुछ समझ आ गया था, इसलिए वो आजकल सचेत था। अपनी कश्मकश में डूबती उतराती संधू सोच रही थी किसी दूसरे की बात होती तो धड़ल्ले से मम्मी से कह देती, पर अपने सगे मामा की बात कैसे कहे, किससे कहे। इसी उधेड़बुन व मानसिक तनाव में उलझी संधू ने अपनी सहेलियों 13 वर्षीय मिनी व सीमा को अपनी शंका कह सुनाई। उसे मन ही मन डर भी लग रहा था कि कहीं उसकी सहेलियां उसका मजाक न बना दें। ऐसा तो किसी के साथ नहीं हुआ होगा। लेकिन वो भौचक्की रह गई जब मिनी व सीमा ने उसे अपनी आप बीती सुनाई। कोई नई बात नहीं है ये, तुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है, ये तेरे मामा की ही करतूत है, मिनी बोली। मुझे भी पक्का लगता है मिनी, पर मैं ये बात कहूँ किससे? मैं रात को सो भी नहीं पाती हूँ, हर समय डर ही बना रहता है। घर में 2 ही बेडरूम हैं। मम्मी पापा के बेडरूम में सोने की बात कहूँगी तो मम्मी कारण पूछेंगी।
अब की बार तेरा मामा कोई ऐसी हरकत करे तो कस के एक चाटा मार देना। सीमा तमतमाती हुई बोली। लोफर कहीं का, शर्म नहीं आती? मुझे विश्वास नहीं होता सोनू मामा ऐसी हरकत कर सकते हैं। छी, मुझे तो सोचकर ही घिन आ रही है। संधू के स्वर में सगे रिश्ते के मलिन हो जाने व विश्वास के चूर चूर हो जाने की पीड़ा साफ छलक रही थी। वे बहुत बार मुझे अपनी बाहों के बीच दबोच लेते थे, कभी मेरे गाल पर प्यार कर लेते थे। मुझे अजीब सा लगता, पर विश्वास नहीं होता था। जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर भी सट कर बैठ जाते थे, पर इन बातों पर मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। अरे तेरे तो मामा की बात है, मिनी बोली। मेरे पड़ोस में मेरे रिश्ते के एक दादाजी रहते हैं, इतने बूढ़े। तब मैं 9 साल की रही होंगी। एक दिन मम्मी घर पर नहीं थी, मेरा छोटा भाई सोया हुआ था। दादाजी मम्मी के अनुपस्थित में हमारे घर आए। दादाजी हैं सोचकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया, पर वे बूढ़े खूसट दादा थोड़ी देर तक तो बातें करते रहे, फिर ज़बरदस्ती मुझे प्यार करने लगे। मेरे होठों को चूमने लगे, मेरे बदन पर हाथ फेरने लगे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भले ही छोटी थी पर सब समझ रही थी कि बहुत कुछ गलत हो रहा है। मैंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर अपने भाई को उठा दिया, तब जाकर दादाजी की हरकतें बंद हुईं। वे घर से चले गए, पर मैंने मम्मी को सब कुछ सच सच बता दिया था। तू भी बता दे। मम्मी ने तो उनके घर जाकर दादाजी की ऐसी खबर ली कि दादाजी को छठी का दूध याद आ गया होगा। तेरी बात अलग है, तेरे तो वे रिश्ते के दादाजी थे, पर मेरे तो सगे मामा हैं। कैसे कहूँ, मम्मी का दिल टूट जाएगा, हमेशा की मुश्किल हो जाएगी। 13 साल की बच्ची को इतनी भी समझ थी। लड़की थी इसलिए रिश्ते के टूटने का दर्द भी महसूस कर रही थी, पर यह दर्द पुरुष को समझ नहीं आता। अपने शरीर की भाषा के समक्ष वो सभी रिश्तों की परिभाषाएं भूल जाता है शायद। एक वाकया तो मैं भी तुझे सुनाती हूँ, सीमा अपनी बीती याद करते हुए बोली। मेरे फुफेरे भाई साहब एक बार हमारे घर आए। वे तो काफ़ी बड़े भी थे, नौकरी करते थे। लगभग 2.5-3 साल पहले की बात है। किराए का कमरा ढूंढ रहे थे। 15 दिन हमारे घर पर रहे। वो मुझे किसी न किसी बहाने अपने पास बुलाते और तरह तरह की गंदी बातें करते। कभी कभी मोबाइल पर गंदी फ़ोटो भी दिखाते। मैं बाहर आना चाहती तो मुझे बहला फुसला कर रोक लेते। एक दिन उन्होंने मुझे मोबाइल पर गंदी पिक्चर भी दिखाई और मुझे अपनी उस जगह को पकड़ने को कहा। मैं डर के मारे खुद को किसी तरह छुड़ाकर बाहर भाग गई। मम्मी को तो कुछ बोल नहीं पाई, पर उसके बाद उनके कमरे में फिर कभी नहीं गई। फिर थोड़े दिन बाद उनको कमरा मिल गया और वो चले गए। मेरे मम्मी पापा को आज तक भी ये सब पता नहीं है। बताऊंगी तो हंगामा मच जाएगा। वो भाई साहब अभी भी कभी कभी घर आते हैं। मम्मी ज़बरदस्ती नमस्ते करने भेजती हैं। मैं नमस्ते करने के बाद उनके सामने नहीं पड़ती। अब उनकी शादी होने वाली है। 2.5-3 साल पहले जो बात समझ नहीं आती थी अब अच्छी तरह से आने लगी है, सीमा बोली। तीनों नन्ही कलियां अपनी छोटी और नाजुक उम्र में अपने सगे रिश्तों के इन नापाक इरादों पर चर्चा कर आश्चर्य से भरी थीं। स्त्री के लिए शरीर के सारे रहस्यों के द्वार तो सबसे पहले अपने सगे व विश्वसनीय रिश्ते ही खोल रहे थे उनके लिए। लेकिन तू चुप बिल्कुल मत रह, बोल दे अपनी मम्मी को, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे लोगों के चेहरों से मुखौटा तो हटेगा। मिनी तमतमाते चेहरे से बोली। कैसे बोलूँ मिनी, मम्मी का तो एक ही भाई है, कितनी शर्मिंदा व दुखी हो जाएंगी, और नाना जी को कितना सदमा पहुँचेगा इस बात से। बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। संधू उलझन में थी। तो फिर क्या करेगी? ये साल किसी तरह चौकन्नी रहकर निकाल भी लेगी तो फिर कहीं अगले साल भी तेरे मामा घर पर ही रह गए तो? ऐसे कैसे रह पाएगी तू? किसी दिन मुसीबत में फंस गई तो? कोई घर पर ना रहा और उन्होंने कोई जोर ज़बरदस्ती कर दी, तब भी तो सब कुछ पता चलेगा। देखती नहीं आजकल कैसी कैसी खबरें आती हैं रोज़ अखबारों में। मिनी अपने ज्ञान व शंका जाहिर करती हुई बोली। तीनों सहेलियां चुप हो गईं। तीनों की छोटी सी दुनिया, मासूम कल्पनाएं, छोटा सा दिमाग अपने इन सीमित मगर भयानक अनुभवों से पार पाने की सफल योजना बनाने पर लगा था, पर कुछ सूझ ही नहीं रहा था। सीमा और मिनी की बातें सुनकर तो संधू को सोनू मामा के नापाक इरादों पर पूरा यकीन हो गया था। वो अब उससे बहुत कटी कटी रहने लगी थी, पर वो मम्मी से कुछ न कह पा रही थी। कुछ दिनों तक तो सोनू संधू का बदला रूप देखकर कुछ डरा सा रहा कि कहीं संधू घर में कुछ न बोल दे। फिर निश्चिंत हो गया। वो फिर पहले की ही तरह संधू से हंसी मजाक करने लगा, अनावश्यक रूप से उसके आसपास मंडराने लगा। स्नेहा इसे उसका स्नेह ही समझती। बचपन से ही देखती आई थी संधू बंटी व सोनू को साथ खेलते व बड़ा होते। उसके दिमाग के किसी कोने में भी ऐसी अपवित्र बात नहीं आ सकती थी।
सोनू की किसी हरकत या हंसी मजाक पर जब संधू बिगड़ जाती तो अक्सर अपनी मम्मी की झिड़की खा जाती। किस तरह से बात करती है संधू, जैसे जैसे बड़ी हो रही है बदतमीज़ होती जा रही है। आखिर सोनू तेरा मामा है, कुछ तो ख्याल रखा कर। लड़कियों को शोभा नहीं देता इस तरह बोलना। पर संधू की मनस्थिति को समझ नहीं पाती। वो कभी कभी उसकी शिकायत पापा से कर देती। संधू को देखो, बोलने बात करने की तमीज़ भी भूलती जा रही है। दिमाग हर समय सातवें आसमान पर रहता है। और सोनू से तो हर समय चिढ़कर बात करती है। वो बेचारा इतने प्यार से बात करता है इसके साथ, और ये है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसकी उम्र ही ऐसी है, किशोरावस्था से गुजर रही है, जतिन दार्शनिक अंदाज में कहते हैं। इस उम्र में बच्चे थोड़ा सा विद्रोही और आक्रामक हो ही जाते हैं। पर संधू की मानसिक कश्मकश को कोई नहीं समझ पाता। रात को निश्चिंत होकर सो ना पाती। हर वक्त भ्रम होता कि सोनू मामा के हाथ उसके बदन पर रेंग रहे हैं। इससे उसकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी। मार्च का महीना आ गया था। होली का त्यौहार आ रहा था। संधू की मानसिक उलझन इतनी बढ़ चुकी थी कि वो सोच रही थी कब सोनू मामा का साल पूरा हो और वो पीजी या कहीं किसी किराए के कमरे में शिफ्ट हो जाएं। होली के लिए स्नेहा ने तरह तरह की तैयारियां कर लीं। घर में 3 बच्चे थे, इसलिए गुजिया वगैरह कई तरह की खाने पीने की चीज़ें और भी बना डालीं। होली वाले दिन सुबह से ही कोई ना कोई रंग खेलने आ रहा था। कभी कोई पड़ोसी, कभी कोई रिश्तेदार। घर में खूब हल्ला गुल्ला चल रहा था। पड़ोसी लड़कियां, औरतें इकट्ठी हो रखी थीं। कोई किसी को रंग लगा रहा था तो कोई किसी को दौड़ा रहा था। स्नेहा ने खाने की चीज़ों से भरी ट्रे व रंग बाहर ही रखे हुए थे। खाने पीने की चीज़ें ट्रे में ख़त्म हो रही थीं, इसलिए संधू से बोली, संधू अंदर जा और ट्रे दोबारा भर कर ले आ। ठीक है मम्मी। संधू ने ट्रे उठाई और किचन में चली गई। बाहर सब व्यस्त थे। सोनू मौका देखकर हाथों में रंग लेकर चुपके से अंदर किचन में घुस गया। संधू ट्रे में खाने की चीज़ें जमा रही थी कि सोनू ने पीछे से उसके गालों पर रंग मल दिया। अभी वो कुछ समझ पाती कि सोनू ने उसे दोनों बाहों में बुरी तरह जकड़कर उसके कोमल अंगों को मसल दिया। वह ज़बरदस्ती होंठों को चूमने लगा ही था कि संधू ने बिना सोचे समझे पूरी ताकत से चांटा सोनू के गाल पर झड़ दिया। मामा, अगर चाहते हो कि मैं हल्ला ना मचाऊं और चप्पल उठा कर ना मारूं तो चुपचाप बाहर चले जाओ, दोबारा नज़र मत आना। संधू की आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। इतने दिनों की कशमकश, तनाव, गुस्सा अब उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया था। उसका ऐसा अप्रत्याशित रूप देखकर सोनू गाल पर हाथ रखकर चुपचाप बाहर निकल गया। अचानक हुई इस घटना व गुस्से से संधू की टांगें कांप रही थीं। उसे खुद पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो रहा था। आवेश में उसकी कनपटियाँ व गाल दहक गए थे। थोड़ी देर खड़ी रहकर वो अपने आवेग पर नियंत्रण रखने का प्रयास करती रही। अरे कहाँ रह गई संधू, कितनी देर लगा रही है? अंदर आती स्नेहा उसे आवाज़ दे रही थी। बाहर और लोग भी आ गए हैं। बस मम्मी ला ही रही थी। संधू जल्दी जल्दी ट्रे भरकर बाहर चल दी। कहाँ रह गई थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही जरा टॉयलेट चली गई थी। शाम तक होली का आवेग तो ख़त्म हो गया, पर संधू के दिल का आवेग बरकरार था। अब वो इस बात को टाल नहीं सकती थी। मिनी सही कहती है, कभी वो अकेली हुई घर पर तो सोनू मामा कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। शाम तक जतिन व स्नेहा के घर वालों के भी फ़ोन आए होली की बधाई देने के लिए। सोनू डिनर टाइम तक भी घर में नहीं घुसा। सोनू कहाँ चला गया आज? जतिन बोले। अपने फ्रेंड के पास गया है, वहीं नहा धोकर कपड़े बदल लिए, कह रहा था खाना खाकर ही आएगा। स्नेहा खाना टेबल पर लगाती हुई बोली। तुम्हें कैसे पता? फ़ोन आया था मेरे मोबाइल पर। चारों खाना खाने लगे। खाना खाते हुए स्नेहा जतिन से बोली, आज जब बाबूजी से बात हुई थी तो कह रहे थे अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो सोनू आगे भी यहीं रह ले, कम से कम उसका बाहर रहने का किराया तो बच जाएगा। उनके बूते का नहीं हो रहा उसका खर्च निकालना। अभी 2 साल की पढ़ाई बाकी है और फिर आगे प्रोफेशनल कोर्स भी तो कराना पड़ेगा। ठीक है, जतिन भरोसे से बोले, उनकी मदद करना भी हमारा फ़र्ज़ है। जहाँ हमारे 2 बच्चे रह रहे हैं वो भी रह लेगा। नहीं, संधू एकाएक जोर से दृढ़ स्वर में बोली, मामा के लिए पीजी का इंतज़ाम कीजिए आप लोग, यहाँ जगह नहीं हो पाती है एक कमरे में, पढ़ाई में दिक्कत होती है मुझे, अगले साल मेरा भी बोर्ड है। जतिन और स्नेहा ने एकाएक हतप्रभ हो संधू के चेहरे की तरफ निहारा। जतिन ने तो सिर्फ बोली हुई बात पर ही विश्वास किया, पर स्नेहा बेटी की आंखों की अग्नि में बहुत कुछ लक्षित कर गई और शायद अपना अतीत भी।
आज की 13-14 साल की लड़की उसके समय की लड़की की तरह भोली, नादान व भीरू स्वभाव की नहीं होती, जो कुछ समझ न सके या सब कुछ समझ कर भी रिश्तों की गरिमा खंडित हो जाने के डर से चुप रह जाए। तब के संयुक्त परिवारों की भीड़ भाड़, कुत्सित लोलुप निगाहें व फिसलते नापाक हाथ कई गरिमापूर्ण रिश्तों की पवित्रता को तार तार होते अनुभव कर चुकी थी स्नेहा। उस समय की बात और थी, लेकिन आज की शिक्षा, जागरूकता और वातावरण ने इतना अनजान नहीं रखा हुआ है एक कमसिन बच्ची को। इससे अधिक कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी संधू को अपनी आज की माँ से। खाना खाकर संधू अपने कमरे में चली गई। ये क्या कह रही है संधू? कैसे कहेंगे बाबूजी व सोनू को कि वो यहाँ नहीं रह सकता? उलझे हुए से जतिन बोले। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं कहूँगी बाबूजी को और समझा भी दूंगी। तुम फिक्र मत करो, खाना खाओ, कहकर स्नेहा इत्मीनान से खाना खाने लगी। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी हुई एक शिक्षाप्रद कहानी तार तार रिश्ते। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।